हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एनलाइटनिंग ब्रेन्स। तो आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि सीटेट पेपर 2 का जो सेक्शन बी होता है सोशल स्टडीज़ का, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपके हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी लेके चलने वाले हैं। ये हमारा ज्योग्राफी का डिस्कशन फर्स्ट है, जिसमें हम लोगों ने क्लास 6 की ज्योग्राफी को लिया है। उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि ज्योग्राफी है कैसी 6th क्लास की। इस सीरीज़ में हम लोग अपनी सारी ज्योग्राफी कवर करेंगे, दैट इज 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th, 9th, 10th सारी क्लासेस की ज्योग्राफी कवर करेंगे, बिकॉज पेपर में पांचों क्लासेस की ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आप देख सकते हैं कि 6th क्लास की बुक का कुछ फ्रंट कवर ये है, द अर्थ आर हैबिटेट या फिर पृथ्वी हमारा आवास। तो आपको इसका टाइटल लर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि 2 साल पहले एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ गया था कि सीटेट का टाइटल क्या, मतलब 6th क्लास की बुक का टाइटल क्या है। ओके, तो उन्होंने कुछ 4 ऑप्शंस दे रखे थे, जिसमें 6th क्लास की बुक का टाइटल था, 7th की, 8th की और 10th क्लास की बुक का टाइटल था। तो अगर आपको नहीं पता है या नहीं याद है तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो सकता है। ओके, तो इसलिए टाइटल लर्न करना ज़रूरी है, द अर्थ आर हैबिटेट या फिर पृथ्वी हमारा आवास। ओके, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप लर्न कर लेना द अर्थ आर हैबिटेट, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप लोग लर्न कर लेना पृथ्वी हमारा आवास। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसका कंटेंट देखते हैं। इसमें टोटल कुछ 8 चैप्टर्स हैं। The Earth in the solar system, globe, latitude and longitude, motion of the earth, maps, major domains of the earth, major landforms of the earth, our country India, climate, vegetation and wildlife। तो टोटल 8 चैप्टर्स हैं 6th क्लास की बुक में, बट इस वीडियो में हम लोगों ने केवल एक ही चैप्टर लिया है, जो कि है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। बिकॉज एक चैप्टर इसलिए लिया है मैंने क्योंकि चैप्टर तो वैसे छोटा है, लेकिन अगर हम समझने की बात करें तो चैप्टर थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि पेपर में आपको आपकी समझ चेक होती है। वहाँ पे ये नहीं चेक होता कि आपने कितनी चीज़ें रटी हुई हैं। आप चैप्टर पढ़ लोगे, आपने उस टाइम पे समझ ली, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है वहाँ पे। तो इसलिए इस वीडियो मैंने एक ही चैप्टर लिया है। तो आप पूरी वीडियो देखें और आराम से देखें। जहाँ पे समझ ना आए तो वहाँ पे या तो वीडियो को 1, 2 या 3 बार देखें, और फिर भी नहीं समझ आती है कोई चीज़ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है वी कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अ मंथ कॉल्ड पूर्णिमा और फुल मून नाइट। तो महीने में हमें एक ही बार पूरा चांद देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं पूर्णिमा या फिर फुल मून नाइट। और आफ्टर 14 डेज, 14 दिन के बाद कोई मून नहीं होता स्काई में, जिसको बोला जाता है अमावस्या या फिर न्यू मून नाइट। ओके, तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि फुल मून हो गया पूरा चांद, उसके बाद धीरे धीरे कम होगा, जिसके नाम क्या क्या हैं, वैनिंग गिब्स, 3rd क्वार्टर, वैनिंग क्रिसेंट। फिर आ जाता है न्यू मून, मतलब कोई चांद नहीं है आसमान में। ओके, अब ये वापस से बढ़ेगा, बड़ा होगा, तो वैक्सिंग क्रिसेंट, 1st क्वार्टर, वैक्सिंग गिब्स और फुल मून। ओके, तो ये कुछ एक सर्कल है जिसमें कि फुल मून और न्यू मून दिखाया गया है। इसका एक निमोनिक्स आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि भाई पूरा चांद जब दिख रहा है तो फुल मून नाइट है, तो उसको हम लोग पूर्णिमा बोलेंगे, और 14 दिन के बाद कोई मून नहीं है तो उसको न्यू मून नाइट और या फिर अमावस्या। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर सेलेस्टियल बॉडीज। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स चमकते हैं रात को स्काई में, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। जैसे वो सन हो गया, मून हो गया, या फिर सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी चमक रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे emit in large amount
आर कॉल्ड स्टार्स। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी होती हैं और बहुत गर्म होती हैं, वो गैसेस से बनी होती हैं, उनकी अपनी हीट और लाइट होती है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो रिलीज़ करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं स्टार्स। द सन इज़ अ स्टार, तो सन भी एक स्टार है। तो आप देख सकते हैं कैसे, देखिए सन चमक रहा है तो सेलेस्टियल बॉडी हो गई, बहुत बड़ा है, बहुत गर्म है, वो गैसेस से बना है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि सन कौन सी गैस से बना है, वो बना है हाइड्रोजन और हीलियम से। ओके, उसकी अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो रिलीज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉन्स्टलेशन। तो जो डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं स्टार्स से, उनको हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप एक इमेज देख सकते हैं, देख रहे होंगे, उसमें कॉन्स्टलेशंस बने हुए हैं, जैसे एरिस, टॉरस, जेमिनी, लियो, कैंसर, विर्गो। तो ये सारी हमारी राशियाँ होती हैं, अगर हिंदी में बात करें तो राशियाँ होती हैं। तो ये सारी एक डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना रही हैं और सारे स्टार्स हैं, स्टार्स मिलकर शेप बना रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टलेशन। ओके, अब एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टलेशन कुछ तो ये हो गए, और एक जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है अर्सा मेजर या फिर बिग बियर या फिर सप्तऋषि। अब आप देख सकते हैं कि एक मतलब 7 स्टार्स कनेक्ट होकर एक फिगर बना रहे हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं सप्तऋषि या फिर अर्सा मेजर या फिर बिग बियर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सप्तऋषि इज अ कॉन्स्टलेशन, हमने पढ़ लिया कि सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। अब आप मतलब याद कर सकते हैं किस तरह से कि सप्त का मतलब होता है 7, तो 7 स्टार से मिलकर जो कॉन्स्टलेशन बनेगा उसको हम बोलेंगे सप्तऋषि। ये एक अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का पार्ट है। ओके, अब आप देख रहे होंगे एक नीचे एक लड़की है, वो बिल्कुल सीधा देख रही है। ओके, तो जहाँ पर 2 स्टार्स कनेक्टेड हैं, मतलब 2 स्टार से एक लाइन जा रही है, अगर आप वहाँ वाले सारे स्टार्स को कनेक्ट करो या फिर काउंट करो तो वो 7 बैठ रहे हैं। तो 7 मतलब सप्तऋषि। तो अगर 7 स्टार से कनेक्ट होकर या उनमें से कोई भी 2 स्टार से कनेक्ट होकर एक सीधी लाइन जाती है जो कि एक चमकता हुआ तारे पे को इंडिकेट करती है, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ स्टार, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में होता है स्काई में, उसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं। तो और पोल स्टार हमेशा सेम रहता है स्काई में, चाहे वो आज हो या कल हो या परसों हो, कभी भी आप देखोगे तो पोल स्टार उसी डायरेक्शन में रहेगा जहाँ पर वो पहले था। ओके, और हमेशा नॉर्थ स्टार जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है, क्योंकि नॉर्थ स्टार है तो नॉर्थ डायरेक्शन को ही करेगा। ओके, एंड नॉर्थ स्टार नोन एज पोल स्टार, नॉर्थ स्टार को ही हम लोग पोल स्टार बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लिखा हुआ है सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट नोन एज प्लैनेट्स। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी अपनी हीट नहीं होती और ना ही लाइट होती है, उनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। प्लैनेट्स के नेम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब आप लोग बोलोगे कि ये तो सब हमें पता है, बट इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि सीक्वेंस में आपको लर्न करना है, क्योंकि ये भी आई थिंक 3 से 4 साल पहले क्वेश्चन आ गया था कि सीक्वेंस क्या है इनका। सीक्वेंस अलग अलग दे रखा था, तो सीक्वेंस लर्न करना ज़रूरी है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये कुछ 8 प्लैनेट्स हैं जो कि इस तरह से हैं। ओके, अब लिखा हुआ है मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ की सैटेलाइट मून है। अब आप लोग बोलोगे कि सैटेलाइट क्या होती है, तो सैटेलाइट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट के चारों तरफ मूव करती है, उसी तरह से जिस तरह से प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड। देखते हैं, इसको समझते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेकंड वाले इमेज है कि ऑर्बिट्स बनाया हुआ है, मतलब एक फिक्स्ड पाथ होता है हर प्लैनेट का कि वो इसी चक्र में या इसी गोले के अंदर घूमेगा। ओके, उनको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। और इसी तरह से मून भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है
और अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ओके, तो मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है और अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ओके, अब नेक्स्ट लिखा हुआ है ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज डिजाइंड टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। ह्यूमन मेड सैटेलाइट ह्यूमंस ने भी बनाई है। वो किस लिए बनाई है कि यूनिवर्स की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल्स हैं इनसेट, IRS, इड्यूसेट और भी बहुत सारी हैं। अब नीचे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं या फिगर देख सकते हैं इनसैट की, जो कि मून की सरफेस पे ऑलमोस्ट लैंड हो चुका है ताकि वो वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। ओके, द सन इज अ सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सन जो होता है वो सेंटर होता है सोलर सिस्टम का। सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। तो सन जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर है दूर है अर्थ से। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये डिजिट याद करनी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक मैंने देखा तो नहीं, बट ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितना किलोमीटर दूर है सन अर्थ से। ओके, ऑल द 8 प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ नोन एज ऑर्बिट्स। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ मूव करते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, जिनको हम लोग ऑर्बिट्स बोलते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये चीज़ आप लोग समझ चुके हैं। Mercury takes only 88 days to complete one round along its orbit। तो मरकरी केवल 88 डेज लेता है एक राउंड कंप्लीट करने में अपने ऑर्बिट के तरफ, अपने ऑर्बिट के लॉन्ग, मतलब सन के चारों तरफ घूमने में केवल उसको 88 डेज लगते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है वीनस इज कॉल्ड अर्थ ट्विंस। वीनस को अर्थ की बहन बोला जाता है क्योंकि अर्थ और वीनस का शेप और साइज ऑलमोस्ट सेम है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आया था कि हु इज़ द अर्थ ट्विंस, कि अर्थ की ट्विन या अर्थ की बहन कौन है, तो वीनस है। शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड, अर्थ की शेप जियोइड है। अर्थ इज 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में अर्थ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट बिकॉज इट्स 2/3 सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका 2/3 जो सरफेस है वो पानी से ढका हुआ है। आप फोटो में देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2/3 सरफेस जो है वो पानी से कवर्ड है। मून इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। इसमें वापस आपको डिजिट याद करनी है कि मून अर्थ से कितना दूर है। तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है मून अर्थ से। ओके, मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज। मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो 27 दिन में कंप्लीट कर लेता है, और उतना ही टाइम वो अपने चारों तरफ भी चक्कर लगाने में कंप्लीट करता है। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। तो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, आप पिछले फिगर में देख सकते हैं कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस इन तीनों के तरफ के पास कुछ बेल्ट हैं जो कि स्मॉल डेब्रिस है। अब डेब्रिस क्या होता है? डेब्रिस होते हैं छोटे छोटे पत्थर। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। तो बहुत सारी छोटी बॉडीज हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमती हैं, जिनको हम लोग एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती हैं। तो आप लोग नेक्स्ट में देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे फिगर है कि पहले सन हो गया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर और मार्स के बीच में बहुत सारे पत्थर हैं जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, या बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में। ओके, फिर लिखा हुआ है स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटरॉइड्स। और बहुत छोटे पत्थर जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मीटरॉइड्स। आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी और आकाशगंगा। हमारा सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा का एक पार्ट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
अब आप लोग एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स में डिफरेंस देख सकते हैं, क्या डिफरेंस है। एस्ट्रॉइड्स है लार्ज पीस ऑफ रॉक इन स्पेस, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं स्पेस में। मीटरॉइड्स बहुत छोटे पत्थर होते हैं। मीटरॉइड्स अब एस्ट्रॉइड जब टूटते हैं तो मीटरॉइड्स बनते हैं। ओके, एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो एस्ट्रॉइड बेल्ट में ही मिलते हैं। मीटरॉइड्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और छोटे होते हैं साइज में। ये भी रॉक और मेटल से बने होते हैं लेकिन, और ये भी रॉक और मेटल से बने होते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटरॉइड्स, और सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी और आकाशगंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फिगर है, पहले अर्थ है, एक लड़की खड़ी हुई है, फिर अर्थ, सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी और यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का एक पार्ट हो गया मिल्की वे गैलेक्सी, उसका एक पार्ट हो गया सोलर सिस्टम और उसका एक पार्ट हो गया अर्थ। तो अब आप लगा सकते हैं कि अर्थ कितना छोटा है और यूनिवर्स कितना बड़ा है। ओके, गैलेक्सीज आर ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, दीज बिलियन ऑफ गैलेक्सीज फॉर्म द यूनिवर्स। तो गैलेक्सी एक ह्यूज सिस्टम, एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत सारे स्टार्स का, क्लाउड्स का जो कि डस्ट और गैसेस के हैं, ये मिलियन ऑफ गैलेक्सीज यूनिवर्स बनाती हैं। जियोलॉजी, अब जियो से अगर हम 3 वर्ड्स अगर हम जियो के साथ जोड़ें, से जियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ की हमें कोई भी चीज़ मेजर करनी है। जियोइड, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये जियोइड क्या होता है, ये होता है शेप ऑफ अर्थ। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये साइंस में भी आ जाता है मोस्टली कि लाइट की स्पीड क्या है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ मून ऑन 21 जुलाई 1969। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला में इंसान है जिसने मून की सरफेस पर पैर रखा 21 जुलाई 1969 में। तो इस लाइन से हमारे 2 क्वेश्चन रेडी होते हैं। पहला कि कौन इंसान था वो जिसने सबसे पहले सरफेस ऑफ मून पर पहुंचा, वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और किस डेट को पहुंचा। इसमें इम्पॉर्टेंट, मोस्टली इम्पॉर्टेंट है या मेनली इम्पॉर्टेंट है डेट, तो 21 जुलाई 1969। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहीं तक था आज का हमारा डिस्कशन। फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था, तो थैंक यू गाइस। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। साथ ही आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एनलाइटनिंग ब्रेन्स के नाम से ही है, ताकि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और इसकी PDF भी वहाँ पर मिल सके। ओके, थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।